फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? गामा पी बाय रो। वेलोसिटी ऑफ साउंड आया एयर में गामा पी बाय रो। पहला लिखिएगा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ये दोबारा करेंगे, सीधा लिख लो। इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है। जिस भी गैस की डेंसिटी ज्यादा है उसमें वेलोसिटी कम आएगी। जिसमें गैस की डेंसिटी कम या ज्यादा है, कम है, उसमें वेलोसिटी ज्यादा एंड वाइस वर्सा। आगे लिखो, एक और चीज लिख लो कहीं पर, डेंसिटीज आर प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मासेस। Densities are proportional to atomic masses. यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं m लिख लेता हूँ तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑक्सीजन में बताओ और वेलोसिटी हाइड्रोजन बताओ, इनका रेशियो बताओ, दोनों में साउंड की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा ये बताओ। तो हमारे पास डेंसिटीज तो नहीं है लेकिन मासेस हम जानते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32 हो गया। हाइड्रोजन का 2 हो गया। इसका रेशियो ले लो, क्या रेशियो आया? 1:4 का रेशियो। ठीक, हाइड्रोजन H इंटू 1:2 और यहाँ 16 इंटू 2 32 हो गया। डेंसिटी और मास इनवर्स में आ रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी, इसका मास यहाँ रख दिया, इसकी वेलोसिटी तो इसका मास यहाँ रख दिया, 1/4 लिखिए। इंटरेस्टिंग चीज है ये कि हाइड्रोजन में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले में, बहुत फर्क पड़ गया। नेक्स्ट लिखिएगा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। कनिष्का मैंने परसों बताया था इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, क्या समझाया था? कुछ था ना, हम एयर की बात कर रहे थे, ह्यूमिड एयर की बात कर रहे थे, क्या था जरा थोड़ा याद दिलाना। हाँ, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज़्यादा या सिंपल एयर? हाँ, और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम है, कम होती है। ठीक, लिखो। ये बताया था उस दिन भी हमने, है ना? लिखो ह्यूमिड एयर, नहीं ऐसे लिखो, जरूरत है नहीं ऐसे कुछ भी करने की। सेकंड लिखो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? और मॉइस्ट एयर में डेंसिटी कम है तो मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन ड्राई। तीसरा लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताओगे जरा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बोले बोले बात में पुलकित गामा पी बाय रो था तो वेलोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। क्या होता है? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। आप गैस को कंटेनर में डाल रहे हो, ऊपर से पिस्टन से दबा रहे हो, प्रेशर बढ़ रहा है। अरे प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं? प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है
नहीं बढ़ रही, मॉलिक्यूल तो पास पास आ ही नहीं रहे, तो डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है? ऐसी गर्दन हिला देते हो तुम लोग यार। ये रहा कंटेनर, ये रहा पिस्टन, मैं इसको दबाते 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 यहाँ तक ले आया, डेंसिटी तो बढ़ी नहीं, क्यों बढ़ गई? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास वही है, वॉल्यूम कम हो गया। पहले इतने बड़े वॉल्यूम में सारी गैस फैली हुई थी, अब सिर्फ इतने से में रह गई, तो डेंसिटी, अब वैसे भी मॉलिक्यूल पास पास नहीं आ गए, डेंसिटी बढ़ नहीं गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई डेंसिटी? तो फिर ऐसे कैसे कह रहे हो? अगर आप ये कहना चाहते हो कि वेलोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात चुपचाप बता देनी चाहिए कि गामा और रो कांस्टेंट हैं, लेकिन क्या हैं? क्या हैं? अरे ये कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं है। प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो? आप ये तो कह सकते हो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू p बाय रो अंडर द रूट, ये कह सकते हो भाई। जब आप ये कहते हो किसी फॉर्मूले में एक चीज दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बाकी की चीजें नहीं बदलनी चाहिए। फिर बाकी चीजें नहीं बदलनी चाहिए, या तो बदल रही हैं तो फिर हम नहीं कह पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसका कुछ तरीका निकालते हैं। वेलोसिटी है गामा p बाय रो। वैसे तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, प्रेशर को डबल करोगे डेंसिटी डबल हो जाएगी, प्रेशर को 3 गुना करोगे डेंसिटी 3 गुना हो जाएगी, तो 3 यहाँ लगेगा 3 यहाँ लगेगा तो कट जाएगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसमें प्रेशर आए। देखो PV इज इक्वल टू RT, और प्रेशर की जगह उठा के डाल दो आप RT बाई V डालो। और इसको पहचानते हो? और इसको पहचानते हो? मास, मास गामा RT बाय। और आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये सभी चीजें कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट। एक टेम्परेचर पर मास हम निकाल रहे हैं और मास भी कांस्टेंट, सब कुछ तो कांस्टेंट है। लिखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। Velocity of sound is independent of pressure. ठीक है, लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी तो फॉर्मूला निकाला आपने, ये वाला वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, यानी v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको सारे इसी में निकालने पड़ेंगे। टेम्परेचर किस में दिया हुआ है? डिग्री सेल्सियस, तो आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगी। कितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी? मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। सवाल ये है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगे कितनी वेलोसिटी बढ़ जाए? सवाल समझ रहे हो? लिखो नहीं ऐसे, ऐसे लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड अल्फा। अल्फा बोलो। It is the increase in velocity of sound. It is the increase in velocity of sound.
in a gas when its temperature rises by 1 degree Celsius। एक बार दोबारा पढ़ना, क्या लिखा है? कहता है गैस के इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी उसे हम कहते हैं अल्फा। तो अल्फा को आप डिफाइन करेंगे तो वेलोसिटी एट टेम्परेचर T, वेलोसिटी एट टेम्परेचर 0 डिवाइडेड बाय, आपने छोटा टी लिखा है, बड़ा टी लिखा है? टी लिखा है, स्मॉल टी कर दो। पता नहीं क्या लिखूं मैं, बताओ। टी, हाँ बोलो। हाँ T -1 आएगा, क्यों आएगा? 1 डिग्री तो बढ़ा है। किसने बोला? ऐसा तो कुछ नहीं। लिखो where velocity has increased from, where velocity has increased from V0 to VT, V0 to VT, when temperature increases from 0 degree Celsius to T degree Celsius, अगर मैं VT by V0 लिखता हूं तो कितना आएगा? देखना ही आएगा क्या? पीछे लिख कर आए हो, क्या लिख कर आए थे? बोलना, क्या लिख कर आए थे? T1 plus 273 अपॉन T2 plus 273, और टेम्परेचर किस में है? डिग्री सेल्सियस में। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो इसकी जगह क्या रख दोगे? 0। तो 0 plus 273 कितना हो जाएगा? 273। ठीक है यार, आंसर क्या हो गया? दुखी से हुआ? अच्छा, सॉल्व करो फिर इसको। निकालना क्या है? मेरे को एक तो याद नहीं आ रहा। निकालना है VT माइनस V0 बाय T। इस पर नजर। अच्छा, V0 माइनस, कैसे लाऊं? कुछ मदद करो इसको। ठीक है, चलो आगे चलो, कुछ बताओ थोड़ा बहुत। टेम्परेचर चेंज छोटा मोटा ही ले रहे हैं। इसको अगर मैं 273 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। बहुत छोटी आएगी तो हम क्या कुछ कर लेते हैं, तो कुछ लगा लेते हैं। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल। अच्छा, कैसे करें? 273 बाई 273 तो 1 हो गया। 1 बाई टी अपॉन की पावर, हाँ जी भूमिका जी, देखिए ठीक बोला मैंने। ये टी छोटा सा है, इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन कैसा आएगा? छोटा, तो हाफ को मैं पहले ले आऊं तो ये आ गया 1 प्लस टी बाय, चलो हाफ लिख देता हूँ पहले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वी टी बाय वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना। 1 को इधर ले आऊं, VT बाय V0 माइनस 1, इसका एलसीएम लिख के आप क्या लिख सकते हो? VT माइनस V0 बाय V0, और इधर की तरफ क्या बचा? T अपॉन 400 546। V0 को इधर ले जाओ, T को इधर ले आओ।
ठीक है, और इस वेलोसिटी को मैं निकाल सकता हूं, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर आया 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। सारा लिख लो, दोबारा बताओ, लिख लो एक बार फिर दोबारा बताओ। बोलो, चलिए देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसके बाद हमने रूट हटा के 1/2 लगा लिया, 1/2 इधर आ गया। अच्छा, दिस अपॉन दिस 1 हो गया, इसको इधर रख लिया। ये फैक्टर बहुत छोटा है तो हमने बाइनोमियल लगा दिया, तो हाफ यहाँ पे। हमें लाना क्या था, VT माइनस V0। तो ये जो 1 है इसको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। जब 1 को इधर ले आया तो एलसीएम लेके ये वैल्यू आई, इधर क्या बचा, T/546। T को नीचे ले आए, जैसे T को नीचे लाए तो ये तो हम पहचान गए, तो अल्फा है, ये तो अल्फा है, इसी की वैल्यू निकाल ली थी हमने। ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 332। वैल्यू डाला तो कितना आया, 0.61। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो साउंड की वेलोसिटी में 0.61 बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की वेलोसिटी में 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, मतलब एक भी पूरा नहीं बढ़ता। अब सर्दियों और गर्मियों में तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, गर्मियों में टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच जाता है, सर्दियों में 10 आ जाता है, तो 30 डिग्री का फर्क आ गया। तो 30 इंटू ये करोगे तो इतना फर्क थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा लगता। हमें नहीं महसूस होता, हमें क्यों नहीं महसूस होता? ऐसा तो नहीं होता तुम्हारे कि जब मैं बोलता हूँ थोड़ी देर बाद आवाज़ तेरे पास पहुँच गई, सर्दियों में भी उसी टाइम पहुँच गई थी, अब गर्मियाँ थी तब भी वैसी पहुँच रही थी, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो जब साउंड धीरे चल रही है तो धीरे से पहुँचे। हाँ भाई, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बहुत कम है, ये 1 सेकंड में कितना कवर करती है, 300 मीटर, और मैं और तुम तो बैठे हैं 6 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अगर इतना पास बैठे होंगे तो इसके पास तक साउंड ऑलमोस्ट तभी की तभी पहुंच जाएगी, तो पता ही लगेगा आपको। एक परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी कुछ होता है, क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। हाँ, परसिस्ट माने पहले भी आप पढ़ चुके हो, परसिस्टेंस ऑफ विजन आपने बताया था। 1/16 क्या, वो 10 था, 16। अच्छा देख, परसिस्टेंस ऑफ साउंड क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। कोई भी आवाज़ जब हमारे कानों पर पड़ती है ना, तो अगली आवाज़ अगर 1/10 सेकेंड से पहले पहुंच गई तो हमारा ब्रेन उन दोनों को मिक्स कर देगा और हमें पता नहीं लगेगा कि हमने कौन सी आवाज़ सुनी। जैसे वो कैसेट प्लेयर आता था ना, पहले प्ले कर दिया आपने और साथ में फॉरवर्ड भी कर दिया, क्या होगा, आवाज़ आती है, चलता रहता है, साउंड तो प्ले हो रही है, गाना भी प्ले हो रहा है, लेकिन इतना तेज प्ले हो रहा है आपको पहले शब्द और दूसरे शब्द में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे आपके भी क्या हुआ, क्योंकि एक आवाज़ आई 1/10 सेकंड के बाद से, उससे पहले ही दूसरी आवाज़ आ गई, फिर तीसरी आवाज़ आ गई, फिर चौथी आवाज़ आ गई, आपने सारी आवाज़ें मिक्स कर दी, आप पहचान नहीं पाए कि पहली क्या सुनी, दूसरी क्या सुनी, तीसरी क्या सुनी, चौथी। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, परसिस्टेंस ऑफ कितनी होती है, 1/10 सेकंड, और परसिस्टेंस ऑफ विजन कितनी होती है, 1/16 से। ठीक है, हाँ, किसका क्या हाँ, थोड़ा बहुत होगा तो वेरिएशन कर लेंगे, क्या दिक्कत, ज़्यादा फर्क थोड़ी आया, कितना फर्क आया बताइए। हाँ बोलिए।
विंटर्स में साउंड प्रूफ लोग काम नहीं करते। मेरे लिए कुछ नहीं ऐसा है। वो कह रही है कि विंटर्स में साउंड प्रूफ जो कमरे वगैरह होते हैं वो काम नहीं करते, साउंड फिर भी बाहर पहुंच जाती है, हो जाएगी। सोच के बताओ क्या लगा होता है उसमें, वुड का होता है। चलो सोच के बताओ। ऐसा होना नहीं चाहिए। साउंड प्रूफिंग वुड की नहीं बनती है। नॉर्मली क्या होता है, ग्लास की वॉल्स होती है जिसके बीच में स्पेसिंग रखी जाती है, इसमें एयर कम होती है। नॉर्मली साउंड प्रूफिंग इसी तरीके से की जाती है। साउंड प्रूफिंग के लिए अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो साउंड एब्जॉर्बर्स यूज करें। सर्दियों में आवाज, अब मैं बता देता हूँ आपको, शायद इस चीज से रिलेटेड हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी कम टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर कम होता जाएगा, साउंड की स्पीड कम होती जाएगी। आपको ऐसा इससे क्या पता चल रहा है? अरे इससे ही तो पता लग रहा है। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। बताओ, ये बताओ क्या होना चाहिए इसमें? विंड वेलोसिटी का क्या असर आएगा? कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? वो तो मैंने पढ़ाया नहीं। साउंड जा रही है इस तरफ, वेलोसिटी v, और उधर की तरफ चल रही है विंड। ठीक है, क्या होना चाहिए? किसकी तरफ? बैरियर की तरह काम करेगा। अच्छा, कैसे? साउंड को रोकेगा। रुको, समझाओ समझाओ। वो कह रहा है कि बैरियर बन के रोकेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड को कम करेगा विंड। जैसे आप कहते हैं पंखा वगैरह लगा है तो उससे उस पर साउंड नहीं आता है। अच्छा, एक चीज नोट करो, अगर मैं इस विंड का कंपोनेंट इधर की तरफ ले लूं तो कितना आएगा? तो इस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बैरियर का काम तब करता है, आप इधर से बोल रहे हैं और विंड इधर से आ रही है, तो वेलोसिटी साउंड की घट जाएगी। लेकिन अगर विंड पीछे 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 इधर की तरफ ही जा रही है तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। तो प्रैक्टिकली सोच सकते हो आप तक आवाज पहुंच कैसे रही है? वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस जा रहे हैं आपकी तरफ। अगर पीछे से भी विंड आ गई तो वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन तेजी से बनेंगे आगे की तरफ को, तो विंड वेलोसिटी क्या हो, सॉरी साउंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हवा की दिशा में बोलोगे तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, और साउंड अगर सामने से, सॉरी विंड अगर सामने से आ रही है तो साउंड की स्पीड घट जाएगी। ठीक है, ये आगे एक छोटा सा नोट लिख दीजिएगा। गुड़िया रानी बना ले इसको, भूल जाएगी नहीं तो डायग्राम छोड़ मत ना कोई भी चीज। लिख लिया? नोट लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, शेर के दहाड़ने की वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब साउंड की, या मच्छर के बिन बिनाने की? तो शेर दहाड़ रहा है, उसकी आवाज मतलब उसकी सब स्पीड ऑफ साउंड, और मच्छर बिन 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 कर रहा है, उसमें दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी?
ये ऑब्वियस सवाल है, केबीसी में जाओगे तो बाहर निकाल देगा पहली बार। मैं क्यों पूछूंगा ऐसा सवाल? मच्छर की होगी, किसी की नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लिख लीजिए, सेम आएगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। शेर का क्या ज्यादा है? अरे उसकी बात नहीं। एम्पलीट्यूड सही शब्द यूज किया आप लोगों ने। एम्पलीट्यूड ज्यादा एनर्जी से चिल्लाता है, शोर मचाता है ना, तो ज्यादा जोर से बोलेगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, लेकिन स्पीड सेम। ठीक है, दूसरा नोट और वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। आप ये नहीं है कि आप जोर से चिल्ला रहे हैं तो आपकी आवाज जल्दी पहुंच जाएगी, जल्दी नहीं पहुंच जाएगी, ज्यादा एनर्जी के साथ पहुंच जाएगी। ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो आराम से पहुंच जाएगी, ठीक, लेकिन वेलोसिटी तो उतनी रहेगा। ऐसा नहीं कि जल्दी पहुंच गई, चिल्लाए तो जल्दी पहुंच गई। अपनी मम्मी को समझाना जब वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाती है, वो धीरे बोलोगी तब भी पहुंच जाएगी, लेकिन उनको फोर्सफुली भेजनी होती है ना आगे। एनर्जी के साथ पिछले साल रिफ्रैक्शन पढ़ा था। जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता। हाँ जी, मीडियम तो बदलेगा ही होगा। मीडियम के बदलने से क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है? एंगल बदलता है, बिल्कुल लॉरेंस क्वेश्चन है। हाँ, और बताएं, और बताएं। ऐसे स्कूलों की बुराई मत कराया करो, वो मुझे यूट्यूब पर डालने होते हैं। हाँ, क्या क्या बदलता है? पाथ बदलता है। कितनी प्यारी प्यारी चीजें बता रहे हैं। हाँ जी, आप बताएंगे जी। वेलोसिटी बदलती है, पहला मीनिंगफुल वर्ड आया, वेलोसिटी बदलती है। और क्या बदलता है? वेव्स ही पढ़ रहे हो ना, लाइट वेव्स ही पढ़ रहे हो ना। लाइट वेव की वेलोसिटी बदल गई, बिल्कुल ठीक बात है, वेलोसिटी बदली है, इसीलिए वो क्या बोला था, पाथ बदला है। हाँ, और बताओ, और क्या बदला है? तभी एंगल बदला है, सही कह रहे हो बिल्कुल। और कुछ बदला है, वेवलेंथ बदली। क्या नहीं बदला? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। सोर्स नहीं बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ऐसा ही साउंड में है, जब साउंड मीडियम बदलती है तो वेलोसिटी बदलती है। अभी आपने पढ़ा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में 4 गुने का फर्क था वेलोसिटी का। वेलोसिटी बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, कौन उस आवाज को पैदा कर रहा है। समझने बात को लिख लीजिए। व्हेन साउंड वेव और एनी वेव travels from one medium to another, its velocity and wavelength changes. Its velocity and wavelength changes, but frequency remains the same. As frequency is a property of the source, आपने ग्लास का स्लैब लिया, उस पर लाइट डाली येलो कलर की, ठीक है, येलो कलर की लाइट डाली जब तो येलो कलर की लाइट का पाथ चेंज हो गया, रिफ्लेक्शन बोलते हो तुम उसे, वेलोसिटी बदल गई, वेवलेंथ बदल गई, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। अब आपने पीले रंग की जगह लाल रंग की लाइट डाल दी, अब बदल गई क्योंकि आपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदल दिया। ठीक है, चलो कुछ नया करेंगे। वेव फंक्शन
फंक्शन। इसके लिए मैंने आपसे कहा था क्लास में छोड़िएगा, पिछला वाला पार्ट सारा आसान है। लिखिए थोड़ा सा इसमें। जी मुश्किल तो कुछ होगा ही नहीं। जो पढ़ाने वाला इतना हैंडसम हो तो उसको जरूरत नहीं पड़ती। लिखो पढ़ने वाला इतना बिल्कुल आइंस्टीन की तरह जैसा दिमाग, बच्चा क्या हो। मुश्किल नहीं बेटा, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। लिखो व्हेन ए क्वांटिटी y डिपेंड्स अपॉन, तो मेरे हैंडसम होने पे हंस रहा है, अपने आइंस्टीन होने पे हंस रहा है, बहुत चालू लड़का है, हंसी नहीं रुक रही है उसकी। लिखो कोई बात कोई। व्हेन ए क्वांटिटी y डिपेंड्स अपॉन अनदर क्वांटिटी x, when a quantity y depends on another quantity x, comma, y is said to be a function of x. And y is said to be a function of x, and we write it as this. ठीक है, सिंपल। भाषा थोड़ी कठिन हो गई, कहना वो ये चाह रहे, जैसे लास्ट ईयर इक्वेशन नहीं करते थे, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते थे। मान लो ये इक्वेशन लिखिए, अब इसमें x की वैल्यू बदलेगी तो y की भी बदल जाएगी, है ना। तो यानी y की वैल्यू किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, x पर। हमने भी तो ऊपर यही लिखा है, हमने भी यही लिखा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। आगे लिखो, एक लाइन छोड़ देना, लिखो सपोज a point mass is moving along a straight line. Suppose a point mass is moving along a straight line. And its position x depends upon time t, depends upon time t. Therefore, to describe its motion, t छोटा, सब जगह t छोटा, जब आएगा तो स्पेशली बताओ। t हम जो हमने बना रखी कन्वेंशन अपनी कि भैया टाइम पीरियड जब हम पूरा एक ऑसिलेशन का लेंगे तभी करेंगे, नहीं तो छोटा ही। Therefore, to describe its motion, we need a function of one variable such as ये आप करते आए हो। पहले भी आपने जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो आप कहते थे ये ओरिजिन है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया टाइम t पर, फिर और आगे जाते थे आप कहते थे डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t1, पोजीशन एट टाइम t1, फिर आप कहते थे ये तो आ गया पोजीशन टाइम t1 पर, ये पोजीशन आ गया टाइम t पर, तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आप दिस माइनस दिस कर देते थे या पहले भी यूज करते आ रहे हैं, एक लाइन फिर छोड़, क्या लिखा हमने पिछली लाइन को दोबारा पढ़ो। सपोज अ पॉइंट मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ही चीज बदल रही है x, टाइम के साथ केवल एक वेरिएबल बदल रहा है x। अभी तक हमने ये लिखा, अगर y x पर डिपेंड करता है तो हम कहते हैं ये इसका फंक्शन है, x बदलेगा तो y बदलेगा। अगर कोई बॉडी सीधी 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 जा रही है तो उसका पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर उसकी एक से ज्यादा डायमेंशन हो, मतलब उसमें हो x और y दोनों प्लेन में चल रहा हो, फिर क्या करोगे, सपोज ऑब्जेक्ट मूविंग इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सपोज द ऑब्जेक्ट मूविंग इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट and it has extended dimensions,
For example, a wave pulse. For example, a wave pulse. Then, to describe its motion, we need a function dependent on two variables such as x and t. Full stop. Such functions which describe mathematically motion of a wave pulse are called wave functions. ठीक है जी? And the wave function is given by ये हमने एक पल्स क्रिएट की इसके अंदर, तो स्ट्रिंग बांधा हुआ है और हमने एक बार ऐसे झटका दिया इसको, तो लूप बन गया। ये लूप बन गया, लूप आगे तक ट्रेवल करता चला जाएगा। यहां से शुरू किया था तो ये इसका x हो गया। क्या पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं? वो तो हमने कल ही मना कर दिया था, पार्टिकल नहीं जाएंगे। पार्टिकल केवल अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हैं। तो पार्टिकल का मूवमेंट कैसे दिखाऊंगा? डिस्प्लेसमेंट y से। ऐसे चमका ही पार्ट आएगा इसमें। पानी में पत्थर मारा था ना, कल परसों बात कर रहे थे। तो पार्टिकल्स केवल क्या करते हैं? अपनी ही जगह पर अप डाउन मोशन ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन वेव किधर को भागती है? आगे को। तो वेव का क्या बदलेगा? वेव आगे को बढ़ेगी तो x चेंज होएगा। और ऐसे ऐसे करूंगा तो किसमें SHM हो रहा है? पार्टिकल में। पार्टिकल SHM कर रहा है तो पार्टिकल का ये क्या कहलाया? एम्पलीट्यूड। पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा है तो पार्टिकल की ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ये सब तो वही सब चीजें जो पुरानी है ना। ये मैंने अभी कुछ बताया नहीं कि क्या है, लिखो पहले। वेयर इसमें जो v है बस ये लिख लेना, v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसके नीचे लिख रहे हो हार्मोनिक वेव फंक्शन। हार्मोनिक वेव फंक्शन। हार्मोनिक वेव फंक्शन। A wave which is formed due to a wave which is formed due to SHM of the particles of the medium. SHM of the particles of the medium is called harmonic wave. Is called harmonic wave. And the function which represents such a wave is called a harmonic wave function. And such a function which represents such a wave, and the function which represents such a wave, and the function which represents such a wave is called harmonic wave function. लिखो to represent such a function. To represent such a function.
we replace f in expression 1 by sine और cosine, by sine और cosine। f हटा देंगे, साइन कोसाइन लगा। एक चीज और साथ साथ रखवा देता हूँ, अभी बता दूंगा क्यों आ रहा है ऐसा, फिलहाल के लिए याद कर लो। अगर वेव यूं जा रही है इधर लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपके एक्सप्रेशन में यहां पर dt माइनस एक्स आएगा। अगर वेव इस तरफ जा रही है राइट से लेफ्ट, तो आपके एक्सप्रेशन में dt प्लस एक्स आएगा। याद रख लो, अभी के लिए क्यों आएगा अभी अगले आर्टिकल में करेंगे। लिख कर लो जल्दी से, लिस्ट में ऊपर लिख लो इसको। ऐसे भुचक्के से क्यों हो जाते हो तुम? क्या टाइम हो गया? 5-7 हुए ना। चलो 1 मिनट का ब्रेक। जा रहा है तू? अच्छा ठीक, ऐसे हो गया। ठीक है जी, आगे चलें। पानी वानी पीना है? जरूरत तो है नहीं, कुछ कराइए। पीना पानी पी, पानी पी लो, कोई बात नहीं, एक मिनट ब्रेक ले, सांस ले। सपोज अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हैज ओरिजिन O. Suppose a plane progressive wave has origin O and is traveling with velocity v and is traveling with velocity v along positive direction of x-axis. If we start, if along the positive x-axis, आगे लिखो, if we start counting the time when particle is at O, when particle at O is at its mean position, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट। यहाँ वाला पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट। ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर बराबर वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा, पार्टिकल ऐसे जाएगा। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट। हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? जो पार्टिकल अभी फिलहाल कहाँ रखा है? O पर। और यही जब ये पोजिशन, जब ये पार्टिकल O वाला यहाँ पर था, बिल्कुल यहाँ पर था, तो हमने टाइम को शुरू कर लिया, हमने स्टॉप वॉच शुरू कर दिया। क्लियर है चीज? चल सकता हूँ? लिखो। Therefore its displacement after time t is given by, therefore its displacement after time t is given by, therefore its displacement after time t is given by क्या कह रहे हो? हाँ बढ़िया है। अच्छा लिखो r sin ओमेगा t। हमने टाइम शुरू कब किया देखना, ये हमारा पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। जब ये मीन पोजीशन पर था उस समय हमने अपना स्टॉप वॉच शुरू कर दिया, तो टाइम कितना ले लिया? 0। अब ये जब थोड़ी देर बाद, मान लो कितना टाइम खर्च हो गया? t टाइम। t टाइम के बाद मैं आपसे पूछता हूँ बताओ ये पार्टिकल कहाँ है, तो आप कहोगे इस तरीके से मैं उसको शो करूँ।
ये पार्टिकल, कौन से पार्टिकल की बात हो रही है? पार्टिकल एट ओ, पार्टिकल एट ओ, पार्टिकल एट ओ के लिए x का वैल्यू कितना है? 0, तो मैंने यहाँ पर 0 डाला। कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो? t टाइम के बाद पूछ रहे हो, तो हमने यहाँ पर t डाल दिया। r इसका एम्पलीट्यूड हो गया, और वो जो बाकी चीजें आप जानते हो साइन हो गया। ये तब चलूंगा आगे जब हाँ कर दो, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी रहेंगी तो बात नहीं बनेगी। आराम से जब तक गले नहीं उतरेगा नहीं चलना मुझे आगे। ये सारे एम्पलीट्यूड ले लिया, ये सारे पार्टिकल जो आपको इस मीडियम में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ऑसिलेट करेंगे। ठीक, इनके ऑसिलेशन की वजह से वेव बनेगी, और वो भी क्या करेगी? प्रोग्रेस करेगी, यानी आगे को बढ़ती हुई वेव बनेगी। अभी तक हमने सिर्फ ये बोला, अभी पीछे क्या लिख कर आए हो आप? y x t इज इक्वल टू साइन या कोसाइन x प्लस माइनस v t, ये लिखवा रहा था ना मैं आपको। मैं तो उस चीज पर है आने जाने, अभी इस चीज पर तो मुझे कुछ करना नहीं ना, मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। अभी आपको सिंपल बात आपसे मैं कह रहा हूँ, ये इक्वेशन तो पढ़ चुके हैं ना। ये इक्वेशन किसकी थी? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, पढ़ के नहीं आए हो? अरे थोड़ी देर बाद तो मैं इनको हटा दूंगा, समझाने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t किसकी इक्वेशन है? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। ये क्या है? उस पार्टिकल का एट टाइम t, a है एम्पलीट्यूड। मैंने कौन सी नई चीज लिख दी? अभी भी मेरा पार्टिकल ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। जब हमने स्टॉप वॉच शुरू करी तो आपकी नजर इस पार्टिकल के अलावा ना हो। पार्टिकल एट ओ हमने लिखा भी है, पार्टिकल एट ओ क्या कर रहा है? पार्टिकल एट ओ ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल एट ओ ऑसिलेट कर रहा है। जब वो मीन पोजीशन पर था, हमने अपनी स्टॉप वॉच शुरू कर ली, टाइम 0 ले लिया। अब मैं आपसे सिर्फ यही तो पूछ रहा हूँ कि टी टाइम के बाद कहाँ है बता दो। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है पार्टिकल। लेकिन क्या ये पार्टिकल आगे चला गया? नहीं गया ना। पार्टिकल आगे नहीं गया तो पार्टिकल का एक्स कितना है? तो हमने 0 लिख दिया उसकी जगह। पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा हूँ? r, तो हमने r लिख दिया। बाकी चीजें आप जानते हो। कुछ है नया इसमें? कुछ नहीं है। आगे let us find the displacement at point P। ये जो पॉइंट P आपने यहाँ लिया, मेरी तो फिगर थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ सी हो। ये वाला पॉइंट क्या था? P, जहाँ पर आपने x और y दे रखा। Let us find the displacement at point P as shown। अब एक लाइन लिखवाने जा रहा हूं, उसका ध्यान से सुनना। उसको all those particles, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस आर्टिकल, all those particles which lie, all those particles which lie more and more to the right of O, all those particles which lie more and more to the right of O ठीक है, lag, 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 more and more in phase with particle at O। याद करो वो फेज वाला पार्ट। ये सब चीजें मुझे इसलिए करानी पड़ती है, तुम लोग पढ़ के नहीं आते। जब हमने पहली बार फेज पढ़ा था तो हमने कहा था एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, याद आया? अगर t इक्वल्स टू 0 यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ पर आप लेते हो, तो थीटा किसके बराबर लिया था? ओमेगा t के बराबर लिया था आपने। यहाँ से इक्वेशंस बनाई थी आपने, ठीक है। जरूरी है यहीं से शुरू करोगे? यहाँ से भी शुरू हो सकता है। तो आपने क्या करा था? माइनस फाई नॉट डाल दिया था या प्लस फाई नॉट डाल दिया?
प्लस, ठीक है। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो प्लस फाई नॉट डाल दिया था, यहाँ से शुरू करोगे तो माइनस फाई नॉट डाल दिया था। ये फेज था, फेज। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों इस, एक यहाँ चल रहा है और एक यहाँ चल रहा है, एक पॉइंट P1 पे है, एक पॉइंट P2 पे है। ये आगे चल रहा है और ये पीछे चल रहा है, दोनों में कुछ एंगल का डिफरेंस होगा। तो मैं बोलूंगा क्या कि P1 इज लैगिंग बिहाइंड P2 बाय एन एंगल फाई, या P2 इज लीडिंग P1 बाय एन एंगल फाई। तो इनमें फेज के एंगल का कितना फर्क है? फाई का। कोई अपनी पोजीशन जल्दी यहाँ पे मैक्सिमम कर लेगा, कोई थोड़ा देर से करेगा। फेज लैग, फेज लैग। अब आपने जो लाइन लिखी है इसको एक बार पढ़ो। कह रहा है जितने भी पार्टिकल्स, इसके बिना नहीं चल पाऊंगा मैं आगे, इससे समझ के चलेंगे आगे। हमने कहा डिस्टरबेंस सबसे पहले कहाँ पहुंची? पार्टिकल एट O पर, ये डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब हुआ। तो धीरे 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 डिस्टरबेंस आगे वाले पार्टिकल्स तक जाती गई। पहले, सबसे पहले मैक्सिमम कौन होगा? ये वाला पार्टिकल वाला। फिर उसके बाद ये अपनी मैक्सिमम होएगा, फिर ये मैक्सिमम होएगा, धीरे 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 करके ये जो पार्टिकल है फिर ये मैक्सिमम होएगा। तो सबसे पहले लीड कौन कर रहा है? पार्टिकल एट O। पार्टिकल एट O सबसे आगे चल रहा है। ये अपनी पोजीशन पहले, सबसे पहले मैक्सिमम करेंगे, फिर उसके बाद नीचे को आएगा, फिर ऊपर आएगा, उसके बाद ये पीछे पीछे आएगा, फिर ये पीछे पीछे आएगा। तो धीरे धीरे, लेकिन ये देर से आएंगे। तो ये फेज में आगे हैं या पीछे? ये पीछे। जितने मैं इधर जाता जाऊंगा राइट को, उतना फेज कम पीछे होता चला जाएगा, उतना पिछड़ते चले जाएंगे। पढ़ के देखो लाइन क्या लिखी। All those particles which lie more and more to the right of O lag, lag, more and more in phase with respect to particle at O। ये लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद में सीधा शुरू कर दूंगा मैं मैथमेटिक्स का। All those particles which lie more and more to the right of O lag more and more in phase with respect to particle at O। आगे लिखो। If particle at P lags in phase phi with respect to particle at O, its expression can be written as अगर आप बिना समझे छूटा हाँ कर रहे हैं तो बहुत फंस जाएंगे आप। चीज़ों को समझ के चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी हम क्या लिख कर आए थे? जो पार्टिकल O पर है, O पर ही है तो उसका x तो है नहीं, ये डायमेंशन तो है नहीं। टाइम कितना है? t, और हमने उसको लिखा था r sin ओमेगा t। ये पार्टिकल जो था ये था एट O वाला। ये पार्टिकल कौन सा है? जो P पॉइंट पर। P पॉइंट वाला पार्टिकल कितना कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है x एक्सिस पे? x, सोने का, भूमि का। ये वाला पार्टिकल P है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का? ऐसे 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 समझो कर रहा है। वेव कितना दूर निकल चुकी है? x। तो इस पार्टिकल में और इस पार्टिकल में अगर मैं दिखाऊं तो बाद में हम इसको पाथ डिफरेंस बोलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? x। यानी वेव को यहाँ से यहाँ पहुँचने में वेव कितना चल चुकी है? x। वेव तो बढ़ती जा रही होगी ना, ये पार्टिकल हिला होगा, फिर ये हिला होगा, फिर ये हिला होगा, फिर ये हिला होगा। ऐसे करते 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 पार्टिकल एट P कितना दूरी पर है? x पर। x पर है, सेम फेज में है नहीं, कुछ फेज का डिफरेंस है। kiतना फेज का डिफरेंस है? 5। ये दो समझ में आ रही है? पक्का समझ में आ रही है? झूठा मूठा हानि करना। चलो फिर ये मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है। 12th में फिर आएगा
बार बार आप कह रहा हूँ मैं इसको, ये कर लो अच्छे से, नहीं तो ये चैप्टर आगे वाले में बहुत दिक्कत होगी, कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को जो करके नहीं आए 11th क्लास में। अब देखो, अगर हम एक वेव की बात करते हैं, ये एक वेव आ गई, अरे फाई कहाँ से आया? y क्या है, ये सवाल ये पूछ, y क्या है? फाई फेज डिफरेंस लिया हमने आगे पीछे में है, कोई आगे चल रहा है, कोई फेज में, कोई पीछे चल रहा है। हमने कहा पार्टिकल जो p पर है वो फेज में पिछड़ जाएगा। क्यों पिछड़ जाएगा? डिस्टरबेंस कहाँ से शुरू करी है? O से शुरू करी है। तो जो सबसे पहले डिस्टरबेंस किस में होगी? पार्टिकल O वाले पर। तो जितने पार्टिकल O के राइट में आएंगे वहां तो डिस्टरबेंस देर से पहुंचेगी, देर से पहुंचेगी तो फेज में आगे होने का तो मतलब ही नहीं, वो फेज में पीछे ही रहेंगे। उनकी बात, जैसे तुम लोगों ने शुरुआत में ज्वाइन कर लिया, कुछ बच्चे लेट और लेट हुए, सबसे लेट श्रेय आया, तो ही इज लैगिंग इन फेज एटलीस्ट 4 चैप्टर्स, पीछे चल रहा है, तुमसे पीछे चल रहा है, ठीक है ना? यहाँ पीछे करिए। अब एक बात बताइए, पूरी एक वेव बन गई, जब पूरी एक वेव बन जाती है तो कितना एंगल कवर हो जाता है? याद करो, 2 पाई। तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ कितना है? तो पार्टिकल एट O और पार्टिकल ये वाला, इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है? 360 डिग्री का फर्क। वो पीछे डिस्टर्बेंस देर से नहीं पहुंची होगी वहाँ। अभी तो तुम बोल रहे थे, अभी तो कह रहे समझ में आ गया। अभी मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये डिस्टर्ब होएगा और ये डिस्टर्ब होएगा कि इन दोनों में कितना फेज का डिफरेंस है? 360 डिग्री का। ये पार्टिकल पहले डिस्टर्ब होएगा, फिर डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो डिस्टर्बेंस काफी देर से पहुंचेगी। इन दोनों में कितनी दूरी है? अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस। अभी हम लिखेंगे इसको, इन दोनों पार्टिकल में एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी है? लैम्डा। दोनों में फेज का फर्क कितना है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का या 2 पाई रेडियन का। ये बात समझ आती है? लिखो, इफ path difference is lambda, phase difference कितना है? 2 पाई। if path difference is 1, phase difference कितना होगा? 2 पाई by lambda। and if path difference is x, तो phase difference कितना होगा? कौन सा तरीका है ये? यूनिटरी मेथड लगाए थे छोटे बच्चों की तरह, तो 2 पाई x बाय लैम्डा। इसे ना घर जाके रिवाइज मत कर, जैसे आप पहले सोचते थे, नहीं तो ये समझ में आ जाएगा और फिर हमारी छवि खराब होती है उससे भी। नहीं, पढ़ना नहीं, घर जाके कोशिश भी मत करना कि मुझे समझ में आ जाए, पढ़ना नहीं। जैसे गाय की तरह जा रहे हो ऐसे ही बकरी की तरह वापस आ जाओ, बिल्कुल बोली गाय, फिर से दोबारा। गुप्ता जी फिर आइए, ये किसकी इक्वेशन थी? बोलिए। जी, पार्टिकल एट O, पार्टिकल एट, ये किसकी इक्वेशन थी? पार्टिकल एट P। दोनों में क्या दिखाई दिया? एक तो ये और एक ये क्या है? दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है ना? ये ना x, ये पॉइंट P आ गया, ये कितनी दूर है O से? x दूरी, पाथ का डिफरेंस, ठीक। और फेज का डिफरेंस कितना है? 5। फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा ये पूरी एक वेव बनती है, पाथ का डिफरेंस तो लैम्डा आएगा, और इस पार्टिकल में और इस पार्टिकल में फेज का डिफरेंस 2 पाई आएगा। फिर हमने यूनिटरी मेथड लगाया, हमने कहा पाथ डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस 1, फेज डिफरेंस कितना?
और पाथ डिफरेंस x तो फेज डिफरेंस। अब ये जो फाई लिखा है इसे हटाइए क्योंकि यही तो फेज डिफरेंस है और इस फेज डिफरेंस की जगह ये डाल। और आज के लिए इतना ही करके छोड़ दीजिए। क्या बनाइए r sin ओमेगा t माइनस 2π/x बाय ठीक है।